नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं शब्द रचना और उसके भेद विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो कि हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपकी परीक्षाओं के लिए। ये विशेषकर यूपी पुलिस, यूपी एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अतिरिक्त इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, वीडियो, यूपी ट्रिपल 80 लगभग जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी एसआई तथा इस प्रकार की अन्य परीक्षाओं के लिए सारे विषय की पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको एसटी करवाई जाएगी, जैसा आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र आते हैं। तो आज हम देखेंगे शब्द रचना और उसके भेद। यह शब्द रचना क्या है बच्चों? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण क्या है ये तो आप अभी वर्णमाला में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, और जब इसी ध्वनि को हम लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, माने जब मौखिक रूप से बोलते हैं तो ध्वनि कहलाती है, और इसी को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तब ये वर्ण कहलाता है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि और लिखित इकाई क्या है? वर्ण। और लेकिन ना बच्चों ध्वनि का कोई अर्थ निकलता है और ना वर्ण का कोई अर्थ निकलता है। अब जैसे आ, ई, उ, का, खा, गा, घा, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को मिला देते हैं तब यह एक शब्द बन जाता है, और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। जैसे कि बच्चों, एक वर्ण है, एक वर्ण है का और एक वर्ण है ला। तो ना इस का कोई अर्थ निकल रहा है ना ला का, लेकिन इन दोनों वर्णों के यदि हम मिला दें तो शब्द क्या बन गया? कल। और इस कल का अर्थ निकल रहा है बीता हुआ कल या आने वाला कल। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, ध्वनि और वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन दो या दो से अधिक वर्णों को जब हम मिलाकर एक कर देते तो इसका अर्थ निकलता है, जैसे कल। इसी प्रकार से बच्चों, एक वर्ण है का, एक वर्ण है माँ और एक वर्ण है ला। ना का कोई अर्थ निकल रहा है, ना माँ का, ना ला का, लेकिन इन तीनों को यदि हम मिला दें तो शब्द बनेगा कमल। कमल। और कमल शब्द से हमें एक फूल का, एक पुष्प का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से ना ध्वनि का कोई अर्थ निकलता है ना वर्ण का, लेकिन जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर एक कर देते हैं तब यह शब्द बन जाता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। तो ये शब्द रचना के कितने भेद हैं? शब्द रचना के 3 भेद हैं। पहला क्या है? प्रयोग के आधार पर। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए शब्द रचना के भेद कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, और तीसरा उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर। अब सबसे पहले देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला क्या है? विकारी शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द बच्चों वह होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और अविकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर किसी भी दशा में
कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, वह अभिकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अभिकारी या अव्यय अव्यय शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। देखो, जो अभी मैंने परिभाषा बताई उसी परिभाषा को हम विस्तार से देख लेते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग, लिंग किसे कहते हैं? वह शब्द जिनसे ये बोध होता है कोई व्यक्ति वस्तु प्राणी स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो हिंदी में लिंग केवल दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन जिससे संख्या का ज्ञान होता है किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की, एक है या एक से अधिक है, अनेक है। काल क्रिया के घटित होने का जो समय होता है, कौन से काल में समय में कौन सी क्रिया की जा रही है, की गई या की जाएगी, इसी को हम काल कहते हैं। और कारक, तो लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इसके कितने भेद? 4 भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो बच्चों, विकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इनके भेद कितने? 4। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अब बच्चों, आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि मैम ने तो यह तो बता दिया कि विकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। और इसके मैम ने भेद भी बता दिए कि 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लेकिन ये परिवर्तित कैसे होते हैं, इनका रूप कैसे बदलता है, ये तो बताया ही नहीं। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका रूप परिवर्तित कैसे होता है। तो बच्चों, जैसा कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। जितने भी नाम है संसार में सब संज्ञा है। तो एक शब्द जैसे लड़का, लड़का, तो लड़का कहने से किसका बोध हो रहा है? एक वचन का, एक वचन का बोध हो रहा है। और ये शब्द क्या है? पुल्लिंग। तो लड़का शब्द क्या है? लड़का शब्द है पुल्लिंग, पुल्लिंग। और एक वचन, एक वचन। तो बच्चों, अगर मैंने लड़का की जगह क्या कर दिया? अगर मैंने लड़का की जगह कर दिया लड़के, लड़के, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पुल्लिंग, पुल्लिंग, बहुवचन, बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन। तो लड़का क्या है? पुल्लिंग एक वचन, लड़के पुल्लिंग बहुवचन। लड़का से एक लड़के का बोध हो रहा है और लड़के से एक से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है। लड़का माने एक लड़का और लड़के माने एक से अधिक, बहुवचन का बोध हो रहा है। तो देखो, जो हमने इसका वचन बदल दिया तो इसका रूप परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से जैसे बच्चों, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग हो गया लड़का का लड़की, लड़की। तो देखो, इसका रूप बदल गया। तो इसी प्रकार से वह शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का का बहुवचन में लड़के और स्त्रीलिंग में क्या हो गया? लड़की।
इसी तरह सर्वनाम, सर्वनाम वह क्या है एक वचन, वह क्या हो गया बहुवचन। इसी तरह से मैं सर्वनाम शब्द है एक वचन, एक वचन। एक वचन वो क्या है एक वचन। सर्वनाम, सर्वनाम। और ये वह क्या हो गया बहुवचन, बहुवचन। इसी तरह बच्चों मैं क्या है एक वचन, एक वचन। और अगर हम लिख दें हम तो ये क्या हो गया सर्वनाम बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। ये हो गया बहुवचन। ठीक है, हम क्या हो गया बहुवचन। तो इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम आपने देख लिया कैसे इनका ये लिंग वचन आज के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम लोग विशेषण और क्रिया भी देख लेते हैं, इनका रूप कैसे परिवर्तित होता है। विशेषण और क्रिया का रूप कैसे परिवर्तित होता है। तो जैसे हो गया विशेषण, एक शब्द है काला, काला, काला शब्द क्या है विशेषण। जैसे घोड़ा काला है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं विशेषण। तो काला शब्द क्या है विशेषण। ये क्या है पुल्लिंग है। और अगर स्त्रीलिंग क्या होगा काली, काली। तो इस प्रकार से विशेषण का भी रूप परिवर्तित हो जाता है। और क्रिया, क्रिया का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि क्रिया कहते हैं किसे हम, वह शब्द जिनसे किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती हैं। जैसे खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सोना जगना सब क्रिया है। जैसे जाता है, जाता है शब्द क्या है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा जाती है, जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इन चारों के रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसीलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता, वह अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसके बच्चों चार भेद हैं। क्रिया विशेषण पहला, पहला क्या है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। तो अव्यय अविकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता, वह अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसके चार भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और अव्यय शब्द किस प्रकार से होते हैं बच्चों, जैसे कि और तथा अथवा या वा लेकिन परंतु इसलिए क्योंकि
इसलिए क्योंकि, पर, अंदर, बाहर आदि। तो बच्चों यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द मैंने लिख दिए हैं। अव्यय शब्द बहुत अधिक है, ये मैंने थोड़े से आपको बताने के लिए लिख दिए। इस प्रकार के शब्द अव्यय होते हैं, जैसे और, तथा, अथवा, या, वा, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, पर, अंदर, बाहर आदि। तो बच्चों ये मैंने आपको अव्यय या विकारी शब्द बता दिए, इसके भेद बता दिए। लेकिन वही बात ना, आप सोचोगे मैम ने तो ये करके तो मैम ने बताया ही नहीं, कैसे इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। तो बच्चों ये भी आप देख लो कि किस प्रकार से इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। तो बच्चों जैसे और एक शब्द है और, ये क्या है? अव्यय है। अब इसका प्रयोग करके देखते हैं। देखो पहले हम देखेंगे पुल्लिंग एक वचन, राम आता है, और मोहन जाता है। और मोहन जाता है, ये क्या है बच्चों? पुल्लिंग एक वचन। ठीक, हम इसे बहुवचन बना देते हैं। राम, राम और श्याम आते हैं। रुको बच्चों, मैं फिर से इसको बता दे रही हूं करके। राम, श्याम आते हैं, और रोहन, मोहन जाते हैं। तो राम श्याम आते हैं और रोहन मोहन जाते हैं। अब ये क्या हो गया? पुल्लिंग बहुवचन। पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन हो गया, लेकिन और शब्द जो एक वचन पुल्लिंग में था वही बहुवचन पुल्लिंग में है, और शब्द का रूप नहीं बदला है। अब बच्चों हम इसको स्त्रीलिंग करके देख लेते हैं। अब हम इसको स्त्रीलिंग करके देख लेते हैं। सीता आती है, और गीता, और गीता जाती है। सीता आती और गीता जाती है। तो बच्चों इसका लिंग बदल गया, वचन बदल गया, लेकिन और शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अव्यय विकारी शब्द है।
तो वह शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते हैं वह अभिकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूं एक बार, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द रचना के भेद कितने? 3। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार, तीसरा उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी या अव्यय शब्द। अब विकारी शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इसके 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तथा अविकारी या अव्यय शब्द वह होते हैं जिनका रूप लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता। इसके 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी वीडियो मैंने अभी तक डाले या डालेंगे वो सभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब ऑनलाइन बैच भी मेरा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है बच्चों। बस बच्चों आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। अब बच्चों इसके आगे के शब्द रचना का वीडियो पार्ट 2 लेकर आपसे कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।